दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र सभी का नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सितंबर 2025 लगभग समापन की ओर है। सितंबर महीना केंद्रीय सरकार तथा भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिए एक उसी तरीके से जैसे अभी कुछ दिन पहले पितृपक्ष का समापन हुआ है। जैसे पितृपक्ष को हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, और लेकिन उससे जोड़ना ठीक नहीं। अब हम तर्पण नहीं करते हैं, अब उसका हम अवगाहन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका नमन करते हैं। वो है हिंदी का कार्यक्रम, हिंदी समापन, हिंदी प्रारंभ, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, इस तरीके से कह के पूरे हिंदी जोन में और लगभग गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी सप्ताह मनाया जाता रहा है। और हिंदी सप्ताह का लगभग ज़्यादातर 29 सितंबर को, इस बार 29 सितंबर 2025 को विभिन्न कार्यालयों में समापन हुआ। चाहे CDRI हो, चाहे कस्टम सेंट्रल एक्साइज हो, चाहे नासेन हो। तो अभी कल मुझे नासेन, अब नाशीन कहते हैं, कस्टम सेंट्रल एक्साइज का प्रशिक्षण नासिर जो लखनऊ के में स्थित है, कस्टम सेंट्रल एक्साइज, DRI, कस्टम ऑडिट, सेंट्रल एक्साइज, GST, सभी का एक प्रशिक्षण केंद्र है, जोनल प्रशिक्षण केंद्र है। वैसे तो वहाँ पे महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों से भी लोग इस विभाग के प्रशिक्षण करने के लिए प्रशिक्षु आते हैं। तो इसी तरीके से दिनांक 29 सितंबर 2025 को जोनल कैंपस लखनऊ के प्रेक्षागृह में हिंदी पखवाड़ा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। नासीन द्वारा इस आयोजित भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन श्री वेद प्रकाश शुक्ल जी बहुत ही एक उत्साही, बड़े कर्मठ और बड़े जुझारू मतलब उच्च अधिकारी रहे हैं। और विभिन्न कस्टम्स में भी जब रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज में रहे, तो हमेशा वो सांस्कृतिक आयोजनों को करने के लिए विख्यात रहे और बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही कर्मठ और बड़े सक्रिय कार्य अधिकारी हैं। और इस समय वो वहाँ पे महानिदेशक नासेन के पद पर काम कर रहे हैं, अपर महानिदेशक नासेन के पद पे काम कर रहे हैं। और इस अवसर पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका शुभारंभ वहाँ की अपर निदेशक नेहा लाल, श्रीमती सुश्री नेहा लाल जी ने किया। और उन्होंने, नेहा लाल जी ने सभी अधिकारियों, प्रशिक्षुओं, अतिथि कवियों एवं मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के आधिकारिक प्रयोग करने पर बल दिया। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी लेखन, आशुभाषण, हिंदी टक्कड़ एवं हिंदी टिप्पण एवं आलेखन के विजेताओं को भी पुरस्कार एवं प्रमाण वितरित किए गए। प्रधान अपर निदेशक नासिन द्वारा श्री राजीव राय, नमिता सेठी, प्रदीप तिवारी, वीरेंद्र कुमार, विकल्प पांडे, नीलम सिन्हा, आशुजीत भट्टाचार्य, पायल शुक्ला, महेश कुमार, प्रणव त्रिपाठी, साक्षी पटसारिया, मंजीत, अमन यादव, नवीन कुमार को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण किए गए। ये सभी हिंदी के प्रति जुझारू युवा पदाधिकारी हैं, युवा कर्मचारी हैं, युवा अधिकारी हैं। और इन शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन हुआ जिसमें मतलब विख्यात अवधी कलाकार, ये जो अयोध्या से पधारे थे, श्री शिवपूजन शुक्ल तथा मैं स्वयं विष्णुकांत मिश्र और सुशील कुमार श्रीवास्तव का संभवतः पता नहीं किस तकनीकी कारणों से उनका कविता पाठ इसमें संभवतः आ नहीं पाया है वीडियो में, पता नहीं क्यों नहीं आ पाया, मैं नहीं जानता। मेरे कैमरामैन की कुछ दिक्कत रही होगी। बहरहाल वो भी उन्होंने पाठ किया, बड़े सक्रिय, बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं और स्वयं का लिखा भी लिखते हैं और अच्छा काव्य करते हैं, लेकिन उनका नहीं आया तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और प्रदीप तिवारी ने अपनी कविताएं पढ़ी। और इसके अतिरिक्त सुनील कुमार जी, जो कि इस समय सेवानिवृत्त होने के बाद कविता में वो अपने बहुत अच्छे कविताएं सृजित कर रहे हैं, उनका भी काव्य पाठ हुआ। चलिए मित्रों, अब बीच में से मैं हटता हूं और आप इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लें और देखें और अपना
इस कार्यक्रम को देखने के बाद अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और हमारे इस कार्यक्रम को कृपा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और समय समय पर हम इस प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत किया करते हैं और लाइव भी प्रस्तुत करते हैं। और विभिन्न उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत से कार्यक्रम आते हैं और विशेषकर दिल्ली, लखनऊ और सब कहीं के कार्यक्रमों को हम समेटने का प्रयास करते हैं। हमारी जो टीम है बहुत लंबी टीम है, बहुत दूर तक टीम के लोग पहुंचते हैं, लाते हैं। तो लखनऊ का एक कार्यक्रम, चूँकि मैं भी इसी विभाग से जुड़ा रहा हूं, मुझे भी इस विभाग में सेवा करने का अवसर मिला। मैं बड़ा गौरवान्वित हूं कि वहां के लोग मुझे बुलाते हैं, मैं उनका स्नेह पात्र हूं। खैर, अब चलिए आप आगे देखिए कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सरन रानी मैडम से कृपया दीप प्रज्वलन में आए। सभी अतिथिगणों का, प्रिंसिपल एडीजी सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं विशेष रूप से धन्यवाद के साथ अपने भाषण का शुरुआत करती हूँ। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी ये हिंदी पखवाड़ा का आज आपने नेसेसरी संयोजन किया है। सर, हिंदी के बारे में यहाँ से बात मैं करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब हिंदी पखवाड़ा हो रहा था तो आपने कहा था कि हिंदी को हमें क्यों प्रोत्साहन देना चाहिए, क्यों इसको अपने कार्य में, अपनी बोलचाल की भाषा में क्यों लाना चाहिए। पिछली बार आपने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कैसे ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी संस्कृति की पूरी एक कहानी लेके चलती है। कोई भी भाषा का विकास एक दिन या एक साल में नहीं होता, उस भाषा के विकास में कई लोगों का योगदान होता है। मैं आज बहुत अच्छा दिन है, जैसे प्रदीप तिवारी जी ने कहा कि बहुत सारे कवि और शिव पूजन शुक्ला जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आप सब यहाँ आए हैं तो इनके जैसे बहुत सारे कवि, रचनाकार, लेखक आदिकाल से जुड़ते हैं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और फिर एक भाषा शैली तैयार होती है। न जाने कितने सालों का इतिहास अपने साथ कैरी करती है। हिंदी पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक मैं भी रखती हूँ, तो अगर आप प्रेमचंद पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे तरीके का भारत आपको दिखाता है। आप शरद चंद्र पढ़ेंगे तो एक दूसरी तरीके का भारत। मैं मनु भंडारी, मुझे मेरी बहुत ही फेवरेट लेखिका है, तो वो प्रोग्रेसिव राइटर्स, हिंदी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन थी। तो हिंदी के प्रोग्रेसिव राइटर्स ने क्या कहानियां लिखी और वो आधुनिक भारत को कैसे दर्शाता था, वो एक और कहानी है। यानी कि समय और काल के साथ भाषा बदली, कहानियां बदली, कविताएं बदली, यानी कि एक भाषा अपने साथ कितना कुछ लेके चले। इंग्लिश स्टेटस सिंबल होता है। आज मैं एयरपोर्ट्स पे होती हूँ या मैं अपने बच्चे के स्कूल जाती हूँ या मैं कहीं भी होती हूँ, मॉल्स में होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कोई माँ बाप अपने बच्चों से हिंदी में नहीं बात कर रहे होते, सब अपने बच्चों से अंग्रेजी में ही बात कर रहे होते। थोड़े एयरपोर्ट वगैरह पे तो थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आप भारत में ही हैं क्या, या आप ऐसे किसी देश में हैं जहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंग्लिश बहुत सुंदर भाषा है या कोई बहुत इजी भाषा है, क्योंकि हमारे लिए तो वो भाषा आसान है जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे लिए बचपन से हमने बोली है। पर लोग उसको स्टेटस के साथ जोड़ते हैं, इसलिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। बट इसमें आगे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भाषा परंपरागत तौर पे कोई ऊंचा या नीचा स्तर तय नहीं करती। भाषा बस एक कम्युनिकेशन या आप
आपसी बातचीत का माध्यम नहीं होती। भाषा अपने साथ बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारा इतिहास कैरी करती है। तो हर बार जब आप हिंदी को चुनते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी की कविताओं को सराहते हैं, हिंदी अखबारों को पढ़ते हैं, उनके जर्नलिस्ट को सराहते हैं, तो आप एक पूरी भाषा को, उसके इतिहास को आदर कर रहे हैं। तो जब हम ये बात आज कर रहे हैं कि क्यों हिंदी इतनी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मेरा मानना ये है कि जिस तरीके का इतिहास हिंदी अपने साथ लिए आती है, उतना दिव्य भव्य इतिहास और किसी भाषा का नहीं है। इसलिए हिंदी को चुनते समय आप हर बार उस इतिहास का आदर कर रहे हैं, और इसीलिए ये हिंदी पखवाड़ा हम मना रहे हैं कि जहां हम उत्तर प्रदेश की धरती पर बैठे हैं, जहां महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसे लोग जन्मे हैं, जिन्होंने साहित्य और रचना को पराकाष्ठा पर पहुंचाया है, तो उस प्रदेश में तो इस भाषा का आदर सर्वोपरि होना चाहिए। तो इसी भाव को आप अपने साथ रखें और किसी भी भाषा को स्टेटस से न जोड़कर, पर उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम समझ के अगर हम देखेंगे तो हर भाषा का आदर और सम्मान करेंगे, और अगर उसमें छिपे हुए इतिहास और संस्कृति के बारे में समझेंगे, तो मैं पूरी आशा के तौर पे कह सकती हूँ कि हिंदी सबसे आगे रहेगी। धन्यवाद। देखिए भाई, ये संयोग है कि शुक्ला जी का स्वागत कर रहा हूँ। और स्मृति स्वरूप एक स्मृति चिन्ह में हमारी तरफ से है आदरणीय शुक्ला जी के लिए। मैं चाहता हूं कि स्मृति चिन्ह मैडम, आदरणीय मैडम से निवेदन है कि कृपया स्मृति चिन्ह दें। शुक्ला जी का स्वागत करें। डॉक्टर सरल रानी मैडम से मैं चाहता हूं कि आए और उनका अंगवस्त्र पहना करके स्वागत करें। आपके ड्राइंग रूम में हमें हमारी याद दिलाएगा। और मैडम, आपसे निवेदन है कि उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। सुशील जी से आप चलिए। सुशील बच्चे 40 निरीक्षकों, मेल निरीक्षकों के बीच में अकेली फीमेल निरीक्षक एंड नारकोटिक्स विभाग से 2014 में रिटायर हुए, और आप बहुत अच्छे कवि हैं, और उससे ज्यादा आप एक विकलांग साथी नाम से संस्था चलाते हैं, जिसमें बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत ही सामाजिक कार्य करते रहते हैं, खासकर विशेषकर दिव्यांग लोगों के लिए, और उसमें काफी व्यस्तता रहती है आपकी। कविता के लिए और साहित्य के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग आपसे ही सीख करके इस मुकाम तक पहुंचे कि कुछ कहने की हिम्मत होने लगी है, और सर के सानिध्य में ही आपकी सर 2 किताबें आ चुकी हैं, 2 किताबें सर की आ चुकी हैं, और हर मंच से आप कविता पाठ करते हैं और कवि सम्मेलनों में आते जाते रहे हैं। इसी तरह से मैं आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी का मैं जो है स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर अभी 2 साल पहले तक हम लोगों के साथ थे, और बस अभी भी साथ हैं, बस जो है मेज की उधर और मेज की इधर वाली बात हुई है। और जब से रिटायरमेंट हुआ है तब से इतनी तेजी से आप में बदलाव आया है, खासकर साहित्य को लेकर के जितना मतलब आप व्यस्त हो गए हैं, उससे लगता है आप कवि सम्मेलनों में और लगातार गजलें और आपकी वो क्या कहते हैं आती रहती हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं आप, और हम लोग प्रशंसक हैं आपके। तो आदरणीय सुनील शर्मा जी को हम लोग आज सुनेंगे। और अब मैं श्री शिवपूजन शुक्ला जी, जो कि क्या कहते हैं हमारे बीच गोंडा से पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो लखनऊ प्रवास पे थे और उनका फोन आ गया, तो हमने कहा हमारे लिए इससे बढ़ के कोई खाती नहीं होगी कि अगर आप आए और हमें आशीर्वाद दें, हमारे बीच रहें और हमें आज आपके कुछ आशीर्वचन सुनने को मिले।
आप सुविख्यात क्या कहते हैं रचनाकार हैं, गीतकार हैं और अवधी लोक गायक हैं। आपने ट्रिनिडाद, टोबैगो और क्या कहते हैं मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कई देशों की यात्राएं की और वहां अपने गीत गाए। आप कार्यशालाएं आयोजित करते हैं कि लोग जो है जो नई पीढ़ी है वो अपने अवधी लोक गीतों से जो है परिचित बनी रहे। और अभी जो है आप अयोध्या में एक नौटंकी की कार्यशाला कर रहे हैं। नौटंकी शायद आप लोगों ने देखी भी ना होगी, जो नक्कारे से और हारमोनियम से गांव में स्टेज पर खेली जाती है, पूरी रात चलती है वो नौटंकी, जो कि एकदम लुप्त प्राय है। आप जो है उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं इस समय अयोध्या में एक स्कूल में, काफी बच्चों को आप सिखा रहे हैं और उसकी प्रस्तुति भी होगी। इसी तरह से तमाम सारी कार्यशालाएं आप करते रहते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के अब सोचता हूं कि इसको शुरू किया जाए। और शुरू करने में मैं अपने प्रशिक्षु निरीक्षकों की तरफ से ही शुरू करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा साक्षी पटसारिया को। बिना देर करते हुए शुरू करती हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं में, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की आग में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की आग में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। लाला और पंत की शान है हिंदी, दिनकर मीरा प्रसाद बिहारी की सुर सरिसम रस खान है हिंदी। जेहि के हृदय भारतेंदु बसे, हरिऔध रैदास का गान है हिंदी। और भारत माँ के ललाट पे शोभित राष्ट्र कवि का बखान है हिंदी। ये जुबान जो है बड़ी वैसी होती है। इस पर एक दोहा है, उसके बाद मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ। दोहा अवधि में है कि धागा रखो लपेट के, धागा रखो लपेट के और काबू रखो जवान। धागा भी उलझ जाता है, तो धागा रखो लपेट के, काबू रखो जवान। और दुइनों के लंबा भय उलझ जाए इंसान, दुइनों के लंबा भय उलझ जाए इंसान। मैं इसी के साथ अब हर्षित गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जिस कवि का उनको कविता पाठ करनी है उसका नाम लेते हुए कविता का पाठ करें। हर्षित गुप्ता जी, प्रशिक्षु निरीक्षक। आप सभी को नमस्कार। मेरी कविता का नाम है जो बीत गई, जिसकी रचना श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा की गई है। जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, फिर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोर बनाता है। जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, फिर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बीत गई,
जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय के आंगन को देखो कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बीत गई। यदु मिट्टी के बने हुए मधु घट फूटा ही करते हैं, रघु जीवन को लेकर आए हैं, प्याले टूटे ही करते हैं। फिर मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बीत गई। धन्यवाद। जो है अभिभावक स्वरूप उन्होंने बिल्कुल सही समय पर और सही जगह पर आपको टोका है, और ये सभी के लिए एक लेसन है, एक पाठ है, हमारे लिए एक अध्यापन है कि हम जब भी कुछ करें तो तैयारी से करें, गैर तैयारी से आना उचित नहीं रहता है, या तो फिर इस तरह की मतलब चीजें हो जाती हैं। मैं अभिषेक शुक्ला जी को बुलाना चाहता हूं और वो कविता के भाव को समझे, तदुपरांत जो है उसका पाठन करें। अभिषेक शुक्ला, प्रशिक्षु निरीक्षक। सभा में उपस्थित आदरणीय महानुभावों को मेरा प्रणाम एवं मेरे सभी साथियों का कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मैं अपने लिखे हुए कुछ शेरों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से। स्वागत। मैं मानता हूँ कि जो शेर आपके साथ इत्तेफाक रखेंगे आप उनका स्वागत करेंगे। मैं शुरू करता हूँ। छोड़कर उसके शहर को इस शहर में आ गए, जाने हम किसकी गजल में किस बहर में आ गए। रुखसतों के वक्त में जब आप थे पीछे मुड़े, इस शहर की इस गली में हम नजर में आ गए। मैंने सोचा मंजिलों तक जा पहुंच कुछ चैन लूं, मंजिलों पे हम पहुंचकर फिर सफर में आ गए। मेरे साथी जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि एक एग्जाम निकल जाएगा, एक मंजिल मिल जाएगी और फिर मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम सुकून से ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब एक मंजिल अचीव होती तो फिर लगता है कि नहीं, सफर अभी भी सफर नहीं है। और वास्तव में जितनी जिंदगी गुजरती है उतना ही एहसास होता है कि सफर कभी खत्म तो होता ही नहीं है। तो अब नहीं दिखते यहाँ तुम इस शहर की गलियों में, अब नहीं दिखते यहाँ तुम इस शहर की गलियों में, छोड़कर कश्ती को तेरी किस लहर में आ गए। कह दिया उसने कि मुझसे आज कुछ भी मांग लो। अब हमारे मित्र जिनके साथ ऐसा किस्सा हुआ है कि वो कहती हैं कि हम आपको पसंद तो करते हैं बट एज अ फ्रेंड, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, वो मेरे इस शेर का स्वागत करेंगे और ये इत्तेफाक रखे तो स्वागत करेंगे कि कह दिया उसने कि मुझसे आज कुछ भी मांग लो, दिल जो मांगा अगर लेकिन फिर मगर में आ गए। दिल जो मांगा माहताबो शम्स दोनों फलक पर है ही नहीं, हम यहाँ पर किस घड़ी में किस पहर में आ गए। कश्तियों को लेके निकले मछलियों को फांसने, और ये अंजाम है कि खुद भंवर में आ गए। कुछ अलग हैं उनके ताजो रंग ए दिल आफरी में, रात के सब बादशाहों कब शहर में आ गए। अच्छा, जब टीयर 3 सिटीज से एक लड़का निकल के, या हमारे मित्र सभी लगभग ज्यादातर टीयर 3 सिटीज से और मुंबई की माया नगरी में पहुंचते हैं, तो उन्हें कैसा एहसास होता है वो इस शेर के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। मैं तो छोटा सा कमल था गांव के तालाब में, छोड़कर तालाब तेरा किस नहर में आ गए। काश होता एक घर जिसमें हमेशा रह सकूं, ढूंढते ऐसे घरों को हम कब्र में आ गए। कुछ सपन हमने भी देखे था कभी ऐसा वक्त, मर गए वो जिंदगी के उस पहर में आ गए। एक शेर प्रस्तुत करूंगा मैं आखिर में कि जो खासकर जो हमारे मित्र मुंबई से हैं और मुंबई की बारिश देखते हैं वो ज्यादा इससे ताल्लुक रखेंगे कि इश्क मेरा और तुम्हारा साल की बारिश सा है चलन में जाने कब और कब ठहर में आ गए।
और पंत की शान है हिंदी, दिनकर मीरा प्रसाद बिहारी की सुर सरि सम रस खान है हिंदी, जेहि के हृदय भारतेंदु बसे हरिऔध रैदास का गान है हिंदी, और भारत माँ के ललाट पे शोभित राष्ट्र कवि का बखान है हिंदी। ये जुबान जो है बड़ी वैसी होती है। इस पर एक दोहा है, उसके बाद मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। दोहा अवधि में है कि धागा रखो लपेट के, धागा रखो लपेट के और काबू रखो जवान। धागा भी उलझ जाता है, तो धागा रखो लपेट के, काबू रखो जवान, और दुइनों के लंबा भय उलझ जाए इंसान। दुइनों के लंबा भय उलझ जाए इंसान। मैं इसी के साथ अब हर्षित गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जिस कवि का उनको कविता पाठ करनी है उसका नाम लेते हुए कविता का पाठ करें। हर्षित गुप्ता जी, प्रशिक्षु निरीक्षक। आप सभी को नमस्कार। मेरी कविता का नाम है जो बीत गई, जिसकी रचना श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा की गई है। जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, फिर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक बनाता है। जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ गिरी, फिर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोक मचाता है। जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय के आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बीत गई, रघु मिट्टी के बने हुए मधु घट फूटा ही करते हैं। रघु जीवन को लेकर आए हैं, प्याले टूटे ही करते हैं। फिर मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बीत गई। धन्यवाद। शिक्षु अधिकारी हमारे इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं और सब युवा हृदय है, और आदरणीय वयोवृद्ध मिश्रा जी हैं, आपका सादर आशीर्वाद चाहता हूं। तो मैं पिछली तरफ से बहुत ही तालियों की उम्मीद करता हूं कि ना जहां चाहिए ना खुदा चाहिए, ना जहां चाहिए ना खुदा चाहिए, बस उसके घर का पता चाहिए। ना खुदा चाहिए, बस उसके घर का पता चाहिए। और काश वो गुजरे हमारी गली से, काश वो गुजरे हमारी गली से, इशारों में उसकी रजा चाहिए। दिल तक पहुंची है बात। अब आदरणीय मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं, इनके सम्मान में भी मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि आप हमारे बड़े वरिष्ठ हैं और मेरा बड़ा पुराना आपके साथ साथ रहा है। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। तो कहना कुछ यूं है कि कुछ धूप में बैठे हैं, कुछ धूप में बैठे हैं, कुछ छांव में बैठे हैं। कुछ धूप में बैठे हैं, कुछ छांव में बैठे हैं, और नफा नुकसान तौलने वाले पांव में बैठे हैं। कि कुछ धूप में बैठे हैं, कुछ छांव में बैठे हैं, नफा नुकसान तौलने वाले पांव में बैठे हैं। और एक दरख्त आंधियों में हौसले से खड़ा है, एक दरख्त आंधियों में हौसले से खड़ा है। हम खुशनसीब हैं उसी बरगद की छांव में बैठे हैं। और कुछ हमारे साथी जो 40 की अवस्था पार कर चुके हैं और 50 और 40 के दशक में हैं, तो एक छोटा सा श्रृंगार उनके लिए भी है कि उम्र कुछ भी हो। क्योंकि श्रृंगार के लिए मुझे आदेश हुआ था कि उम्र कुछ भी हो,
कि उम्र कुछ भी हो, इश्क दोबारा हो जाएगा। कि उम्र कुछ भी हो, इश्क दोबारा हो जाएगा, प्यासे को दरिया का सहारा हो जाएगा। कि उम्र कुछ भी हो, इश्क दोबारा हो जाएगा और प्यासे को दरिया का सहारा हो जाएगा। और मैंने कब कहा कि तुम खुलकर इजहार करो, मैंने कब कहा कि तुम खुलकर इजहार करो, बेसबब मुझसे टकरा जाना इशारा हो जाएगा। अब हमारे रोहतास जी सर 50-60 वालों के लिए कुछ करोड़ रस का करोड़ रस भी बता। 50-60 वालों 50-60 वालों को थोड़ी सी चाल लाइन मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि यूं तो वो मेरा हमसफर है, यूं तो वो मेरा हमसफर है, पर मेरे दर्द दिल से बेखबर है। यूं तो वो मेरा हमसफर है, पर मेरे दर्द दिल से बेखबर है। और मेरी खामोशियों के चर्चे आम हो गए, मेरी खामोशियों के चर्चे आम हो गए। बस उसे छोड़कर सबको खबर है, बस उसे छोड़कर सबको खबर है। अब हमारे ऐसे दंपति बैठे हैं जो अपने परिवार को बहुत मजबूती से बांधे हुए हैं और जिस स्नेह प्यार से परिवार चलाते हैं वही मिसाल है भारत की, भारतीय संस्कृति की। तो 4 लाइन में उस तरफ भी चलता हूं कि ऐसे लिपटा था दामन कि छूटा ही नहीं, ऐसे लिपटा था दामन कि छूटा ही नहीं, और 7 फेरों का भरोसा टूटा ही नहीं। ऐसे लिपटा था दामन, छूटा ही नहीं, 7 फेरों का भरोसा टूटा ही नहीं। एक हसरत थी कि वो भी मनाए हमें, एक हसरत थी कि वो भी मनाए हमको, पर दिल कभी उनसे रूठा ही नहीं। और सब लोग जैसे सामान्य एक भावना है कि स्त्री की पीड़ा जल्दी कोई समझता नहीं है, तो 4 लाइन उधर भी मैं ले जाना चाहता हूं कि किसी ने आसमां देखा है तो किसी ने जमी देखी है, किसी ने आसमां देखा है तो किसी ने जमी देखी है, सब ने उसकी सीरत में कुछ ना कुछ कमी देखी है। किसी ने आसमां देखा है तो किसी ने जमी देखी है, सब ने उसकी सीरत में कुछ ना कुछ कमी देखी है। और बेबाक लहजा हंसता चेहरा भ्रम बनाए हुए है, बेबाक लहजा हंसता चेहरा भ्रम बनाए हुए है। कहाँ किसी ने उसकी आंखों की नमी देखी है, कहाँ किसी ने उसकी। और अंत में एक मनोरंजन की 4 पंक्तियां प्रस्तुत करके मैं अपना स्थान लूंगा कि चंपा चमेली गेंदा गुलाब उगाया करो, कि चंपा चमेली गेंदा गुलाब उगाया करो, और कल्पना छोड़ो स्वर्ग धरती पर बसाया करो, स्वर्ग धरती पर बसाया करो। और घर जो देखना चाहते हो सितारे जमी पर, घर जो देखना चाहते हो सितारे जमी पर, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करो, बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करो। और इसी में 2 पंक्ति और है कि मुफ्त नहीं मिलती, मुफ्त नहीं मिलती सीख दुनिया की, मुफ्त नहीं मिलती सीख दुनिया की। कुछ वक्त बुजुर्गों के साथ भी बिताया करो, कुछ वक्त बुजुर्गों के साथ भी बिताया करो। और अंतिम लास्ट 2 पंक्ति मैं खत्म कर रहा हूँ अपना कि जो घर सुनना चाहते हो, हमारे जितने भी दंपति बैठे हैं कि घर जो सुनना चाहते हो ताउम्र चांद जानू डार्लिंग, घर जो सुनना चाहते हो ताउम्र चांद जानू डार्लिंग, तो गुड नाइट जला के पैर बीवी के दबाया करो। ये तर्कश में तरह तरह के तीर थे और सबके लिए थे, जीरो से लेकर 60 साल तक सबके लिए तीर थे। और आप लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद रोहताश। और ये अपना कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ आए, कविता पढ़ने की कितनी इनमें तड़प रही होगी आप सोच सकते हैं। तो एक बार जोर से तालियां होंगी। आप जो है CBST से का पखवाड़ा करके यहाँ आ रहे हैं, इनका दूसरा पखवाड़ा चल रहा है। अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आदरणीय श्री V.K. मिश्र जी को कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर को वहीं पर मैं माइक देता हूँ।
अत्यंत प्रिय विभाग में आज मैं फिर एक बार आदरणीय वेद प्रकाश शुक्ल जी के ही कृपा से यहाँ पे आने की अवसर मिला है। एक बार अभी कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले आवासीय परिसर में कुछ कार्यक्रम हुआ था, उसके भी संयोजक आदरणीय हमारे बहुत प्रिय, मैं बता नहीं सकता कि मैं वेद प्रकाश शुक्ल जी को कितना प्रेम करता हूँ। मैंने आयुक्त या महानिदेशक या कुछ भी शब्द नहीं लगाया है, वो मुझसे छोटे हैं। मैं उनको बहुत यशस्वी होने की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और उनकी कदाचित मैं 2014 में थोड़ा विलंब हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी 20 मिनट से पहले ही खत्म कर दूंगा। कदाचित मैं सेंट्रल एक्साइज सीतापुर से मेरी उत्पत्ति हुई है और वहां पे मुझे ये अवसर मिला था कि वहां पे नया परिसर बना था, नई बिल्डिंग बनी थी, ये 92-93 की बात है। तो वहां पे हमारे तत्कालीन डीसी द्विवेदी साहब असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे। तो वहां पे हम लोगों ने सोचा कि वहां पे पार्क बनाया जाए, बढ़िया पेड़ लगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। और उन पेड़ पौधों का अब तो खैर वहां पे बिल्कुल कुछ भी नहीं रह गया, बिल्कुल ऐसा उजड़ा हो मकान जैसे रह गया है। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, लेकिन उस समय वाटिका बड़ी सुंदर लगी थी। तो इस परिसर में जब आता हूँ तो वही ज्योति फिर एक बार जल जाती है कि कितना बढ़िया, कितना यहाँ पे आदरणीय शुक्ल जी के नेतृत्व में यहाँ का विकास और यहाँ का ये सुमधुर वातावरण दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं निश्चित रूप से अपने को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इसी विभाग की मैं भी उत्पत्ति कभी रहा हूँ। तो आज मैं कुछ 2 हास्य की रचनाएं में सुनाना चाहूँगा और परंपरा से हटके नई कविता में है। एक तो पेड़ पौधे लगाने के ऊपर बात है और वो सेंट्रल एक्साइज से ही जुड़ी हुई बात है, इसी विभाग से जुड़ी हुई बात है। तो उसी पे थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल सच घटनाएं हैं। और फिर एक 2 ही कविताएं हैं, एक हिंदी पखवाड़ा पे, हिंदी पखवाड़ा के ऊपर भी थोड़ी सी व्यंग है और फिर आखिर में उसका बड़ी वेदना है और उसमें आवाहन भी है। इसी तरीके से ये जो वृक्षारोपण का बात है उसमें भी थोड़ा सा व्यंग है, फिर समाधान है और उसके बाद उस वेदना का निराकरण करने की अपील है। तो मैं सबसे पहले हिंदी पखवाड़ा के बाद में करूंगा, पहले मैं वृक्षारोपण से आता हूँ। तो आदरणीय आपके समक्ष में थोड़ा सा थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन बिल्कुल सच घटना है। स्वागत सर। अत्यंत प्रिय विभाग में आज मैं फिर एक बार आदरणीय वेद प्रकाश शुक्ल जी के ही कृपा से यहाँ पे आने की अवसर मिला है। एक बार अभी कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले आवासीय परिसर में कुछ कार्यक्रम हुआ था, उसके भी संयोजक आदरणीय हमारे बहुत प्रिय, मैं बता नहीं सकता कि मैं वेद प्रकाश शुक्ल जी को कितना प्रेम करता हूँ। मैंने आयुक्त या महानिदेशक या कुछ भी शब्द नहीं लगाया है, वो मुझसे छोटे हैं। मैं उनको बहुत यशस्वी होने की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और उनकी कदाचित मैं 2014 में थोड़ा विलंब हो जाएगा, क्षमा चाहूंगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी 20 मिनट से पहले ही खत्म कर दूंगा। कदाचित मैं सेंट्रल एक्साइज सीतापुर से मेरी उत्पत्ति हुई है और वहां पे मुझे ये अवसर मिला था कि वहां पे नया परिसर बना था, नई बिल्डिंग बनी थी, ये 92-93 की बात है। तो वहां पे हमारे तत्कालीन डीसी द्विवेदी साहब असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे। तो वहां पे हम लोगों ने सोचा कि वहां पे पार्क बनाया जाए, बढ़िया पेड़ लगाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। और उन पेड़ पौधों का अब तो खैर वहां पे बिल्कुल कुछ भी नहीं रह गया, बिल्कुल ऐसा उजड़ा हो मकान जैसे रह गया है। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, लेकिन उस समय वाटिका बड़ी सुंदर लगी थी। तो इस परिसर में जब आता हूँ तो वही ज्योति फिर एक बार जल जाती है कि कितना बढ़िया, कितना यहाँ पे आदरणीय शुक्ल जी के नेतृत्व में यहाँ का विकास और यहाँ का ये सुमधुर वातावरण दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं निश्चित रूप से अपने को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इसी विभाग की मैं भी उत्पत्ति कभी रहा हूँ। तो आज मैं कुछ 2 हास्य की रचनाएं में सुनाना चाहूंगा और परंपरा से हटके नई कविता में है। एक तो पेड़ पौधे लगाने के ऊपर बात है और वो सेंट्रल एक्साइज से ही जुड़ी हुई बात है, इसी विभाग से जुड़ी हुई बात है।
तो उसी पे थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल सच घटनाएं हैं। और फिर एक दो ही कविताएं हैं, एक हिंदी पखवाड़ा पे, हिंदी पखवाड़ा के ऊपर भी थोड़ी सी व्यंग है, और फिर आखिर में उसका बड़ी वेदना है और उसमें आवाहन भी है। इसी तरीके से ये जो वृक्षारोपण का बात है उसमें भी थोड़ा सा व्यंग है, फिर समाधान है, और उसके बाद उस वेदना का निराकरण करने की अपील है। तो मैं सबसे पहले हिंदी पखवाड़ा के बाद में करूंगा। पहले मैं वृक्षारोपण से आता हूँ। तो आदरणीय आपके समक्ष में थोड़ा सा थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन बिल्कुल सच घटना है। सरकारी कॉलोनी में, ये सेंट्रल एक्साइज कॉलोनी की ही बात है। वृक्षारोपण अभियान के कुछ फायदे हैं और थोड़े बहुत कानून कायदे। वृक्षों के लगाने से जहां पर्यावरण में सुधार होता है, वहीं बकरे बकरियों चौपायों के स्वामियों का सचमुच ही परिष्कार होता है। हर जनमन के दुख हरता है, यानी कि हमारे सहायक समाहर्ता, उस समय सहायक समाहर्ता कहा जाता था, आज सहायक आयुक्त हो गए हैं। उस समय सहायक समाहर्ता की बात थी, और बड़े अच्छे उत्साही व्यक्ति थे, नवयुवक थे, और लगभग हमारी उम्र के थे, थोड़ा 1-2 साल छोटे ही होंगे हमसे। और द्विवेदी जी की बात मैं कर रहा हूँ, शायद डीसी द्विवेदी की बात, हालांकि वो बाद में बड़ा कुख्यात और प्रख्यात हो गए। यानी कि हमारे सहायक समर्था जब से कॉलोनी में आए हैं, हर कर्मचारी के मन में छाए हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या कि होली के रंग हो, बैडमिंटन कोर्ट या कि कैरम का संग हो, सुविधाओं का प्रदानीकरण हो, अथवा कॉलोनी का सुंदरीकरण। अभी कुछ दिन की ही बात हुई, कॉलोनी के वृक्षारोपण की शुरुआत हुई, वृक्ष लगाए गए। पहले दिन आतंकवादी बकरियों ने धावा बोला। रेड अलर्ट में सतर्क रक्षकों ने अपनी ताकत को तोला, सभी को हिरासत में ले लिया। पड़ोसी की प्रायोजित सेनाओं को पशुओं की कांजी हाउस को दे दिया। ये क्रम अब भी जारी है। चौपाया स्वामियों को गुहार पर रक्षकों हेतु दिया गया इंसेंटिव भारी है। हर रक्षक को ये कहा गया था उस समय कि जितने पशु पकड़ोगे उसके ऊपर आपको 1 रुपया मिलेगा, तो इसलिए वो इंसेंटिव भारी था। देश के नेताओं में, अब देखिए कविता मोड़ लेती, देश के नेताओं में यानी सफेद पोस्ट दोपायों में अनुप्राणित चौपायों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। कॉलोनी भूखंड पर, विभागीय संबंध पर, सभी तथ्यों की समीक्षा के लिए बिना किसी की प्रतीक्षा किए मूल अधिकारों की चर्चा चलाई। एक गाय बोली, इस देश को हरी भरी घास को इस देश के नेता न जाने कैसे कब से चल रहे हैं। इस देश की हरी भरी घास को इस देश के नेता न जाने कैसे कब से चल रहे हैं। इस पर लोग आखिर क्या कर रहे हैं। उन्हें किस प्रांत में कौन से कांजी हाउस ले जाएंगे, क्या उन पर कभी डंडे चलाएंगे। एक बकरी बोली, जात पात धर्म रथ की बातें, जात पात धर्म पथ की बातें, कई समुदायों के प्रति प्रतियोगिता में सारा देश यूं ही प्रदूषित है, फिर यहाँ के प्रदूषण को कैसे बचाएंगे, फिर वैसे या वहां के प्रदूषण को या पर्यावरण को कैसे बचाएंगे। काली भैंस अपने स्थान से उठकर बोली, थोड़ा उग्र होकर बोली। काली भैंस अपने स्थान से उठकर बोली, थोड़ा उग्र होकर वक्ताओं से बोली, स्थानीय को राष्ट्रीय न बनाइए, असली मुद्दे से ध्यान मत हटाइए। भारत तो महान है, इसे जानता सारा जहान है। फिलहाल कॉलोनी पर आइए, असली मुद्दा समझाइए। एक तेज रफ्तार गाय आई और बोली, मैं इस कॉलोनी के मूल निवासी हूं, यहाँ के लोगों की पूर्व संवासिनी हूं। मेरे स्वामी यहाँ पर चालक थे, मतलब वो ड्राइवर की गाय थी। मेरे स्वामी यहाँ पर चालक थे, अब वो रिटायर हो गए लेकिन रहते हुए थे, क्योंकि उनका लड़का भी नौकरी में था। तो मेरे स्वामी यहाँ पर चालक थे, बेचारे अब भी काम पे आते हैं, साहब की बीबी को गाड़ी चलाना सिखाते हैं। फिर भी ये मुझे
फिर भी ये हम पे मुए कांजी हाउस ले जाते हैं। इस पर अन्य गाय भी जोश में आई। अध्यक्षी घोषणा के साथ जोरों से रम भाई। मेरे तो स्वामी अधीक्षक हैं, विभागीय टारगेट रेवेन्यू के पद प्रदर्शक हैं। वो स्टेटिक्स में थे। पेड़ों की सारी गणना उन्हीं के पास है, केयर टेकर के वही तो पास हैं। उन्होंने भी कुछ पेड़ लगाए थे, मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचवाए थे। निगरानी देखभाल करने को आती हूं, बात ये झूठी है कि पेड़ चढ़ने को आते है। ये अधिकार जहां रोज ही मैं आऊंगी, रक्षक ने पकड़ा तो खाल स्वामी अधीक्षक से खिंचवाऊंगा। घोषणाएं सुन के सभी पेड़ कांप गए। छोटे पौधे और घास कण संकट को भांप गए। रक्षकों के कान खड़े थे, डंडे फर्श पर पड़े थे, उनके हाथ में जो डंडे थे गिर गए। आतंकियों की चेतावनी के आगे जैसे वे अब जमीन पर चढ़े थे। सुकुमार पौधों के स्वामियों से अपील की, मेरी रक्षा करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये दलील थी। इसी बीच गूंज उठे नारे, बोना और उगाना कर्तव्य है हमारे, बोना और उगाना कर्तव्य है तुम्हारे, और चरना और चराना अधिकार है हमारे। तभी अधीक्षक महोदय पधारे। अब वो स्टेटिक्स वाले केयर टेकर थे तो आ गए। उन्होंने आंदोलनकर्ताओं को आश्वासन दिया, चौपायों को बुद्धिमत्ता का भाषण दिया और सभी को शांति का काशन दिया। पर्याप्त खाद्य वस्तुओं को हम घर घर पहुंचाएंगे, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मनाएंगे। और ये हुआ उस समय कि हम लोगों ने पूरा चंदा करके उनके यहाँ आधा ट्रक भूसा पहुंचवा दिया कि आप अपनी गैया न भेजिए, लेकिन भूसा लीजिए, अपनी गायों को चराइए। तो पर्याप्त खाद्य वस्तुओं को हम घर में जुटाएंगे, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मनाएंगे। सभी को बाजार की घास का राशन दिया। आशा है आप सभी लोग गौर फरमाएंगे। पेड़ों की रक्षा के खातिर सहायक समाहर्ता जी के यज्ञ में हाथ बटाएंगे। परिसर को एक नया हरा भरा परिसर बनाएंगे, जिससे ये देश भी हरा भरा हो सके और आगे हम एक नया देश बना सके। इन्हीं के कल समय बहुत तेजी से भाग रहा है और सब लोग जो है शुक्ला जी को सुनने के इच्छुक हैं। तो मैं सर से बहुत अच्छी गजलें हैं सर की, मैं चाहता हूं कि एक गजल अपनी प्रस्तुत करें। थैंक यू। नासन के सभी सम्मानित अधिकारियों को मेरा प्रणाम और धन्यवाद देता हूं कि मुझे प्रदीप जी ने और आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। जैसे तो मैं गजल ही लिखने का शौकीन हूँ, गजल ही लिखता हूँ, तो गजल कहने से पहले मैं कुछ संख्या रखना चाहता हूँ आपके सामने कि सच बोलता तो सभी के चेहरे उतर गए होते। क्या बात, बहुत सुंदर। सच बोलता तो सभी के चेहरे उतर गए होते, झूठ बोलता तो खुद की नजर में गिर गए होते। क्या बात, क्या बात। झूठ बोलता तो खुद की नजर में गिर गए होते। ये भी कुछ कम नहीं है कि जिंदा हैं हम, ये भी कुछ कम नहीं है कि जिंदा हैं हम। तुम मेरे हाल में होते तो मर गए होते। और कुछ चार पंक्तियां और मैं कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी गजल कहते अपनी बात खत्म करूँगा। जिंदगी के कामकाज इसलिए हो पाया नहीं, जिंदगी में कामयाब इसलिए हो पाया नहीं, सलीका झूठ बोलने का कोई सिखलाया नहीं। जिंदगी में कामयाब इसलिए हो पाया नहीं, सलीका झूठ बोलने का कोई सिखलाया नहीं। पत्थरों की बारिश थी और शीशे का मकान था, पत्थरों की बारिश थी और शीशे का मकान था। खुदा की नेमत थी कि टूट घर पाया नहीं, खुदा की नेमत थी कि टूट घर पाया नहीं। इन्हीं के साथ मैं बस अपनी गजल पेश करता हूँ। बेटे ने कह दिया कि आप खास थे बहुत, ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा सा गंभीर गजल है। बेटे ने कह दिया कि आप खास थे बहुत, बेटे ने कह दिया कि आप खास थे बहुत।
दिल दुखी है बाप का इस बात से बहुत, दिल दुखी है बाप का इस बात से बहुत। कदम कदम यहाँ वहाँ चला गया हूँ मैं, कदम कदम यहाँ वहाँ चला गया हूँ मैं, कदम कदम यहाँ वहाँ चला गया हूँ मैं। यूं ही नहीं है हम सभी को जांचते बहुत, यूं ही नहीं है हम सभी को जांचते बहुत। पत्थर सरक रहे हैं पहाड़ों के हाथ से, पत्थर सरक रहे हैं पहाड़ों के हाथ से। डरा हुआ है शख्स हर बरसात से बहुत, डरा हुआ हर शख्स है बरसात से बहुत। और एक शेर है, उम्रे दराज शख्स हर कह रहा है ये, उम्रे दराज शख्स हर कह रहा है ये। डर मौत से नहीं मगर हयात से बहुत, डर मौत से नहीं मगर हयात से बहुत। किस्मत से ही मिला मंजिल का रास्ता, किस्मत से ही मिला है मंजिल का रास्ता, किस्मत से ही मिला है मंजिल का रास्ता। हर मोड़ पर मिले थे मगर रास्ते बहुत, हर मोड़ पर मिले थे मगर रास्ते बहुत। और आखिरी तो शेर, स्वागत। जीने की दुआएं हमें न 100 बरस की दो। मैं सभी का ध्यान चाहूंगा। जीने की दुआएं हमें न 100 बरस की दो, क्या बात। जीने की दुआएं हमें न 100 बरस की दो। हम डर रहे हैं आज के हालात से बहुत, हम डर रहे हैं आज के हालात से बहुत। और आखिरी शेर है, अगर अच्छी लगे तो मैं आपकी तालियों की आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। स्वागत। कि ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं देखने को सुबह मिल सकी, ऐसे ही नहीं देखने को सुबह मिल सकी, ऐसे ही नहीं देखने को सुबह मिल सकी। लड़नी पड़ी है जंग मुझे रात से बहुत, लड़नी पड़ी है जंग मुझे रात से बहुत। थैंक यू सो मच। से आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो आए और अपने गीतों से हमें अभिषेचित करें। आप सभी को प्रणाम करता हूं और आज के इस आयोजन में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सबसे पहले तो ये बता दूं, हम अतिथि कवि हैं और अतिथि कवि मतलब बिना बुलाए कवि हैं, लेकिन कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले। तो देखिए आज हमको बिन मांगे मोती मिली है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने वो इससे तैयारी से फोन कर दिया कि मैं यहाँ लखनऊ आया हूँ, क्या मुलाकात हो सकती है। दुबे दिन से मिलना था तो कहे कि आज तो हम बहुत व्यस्त है, लेकिन आप चले आइए। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो मैं शाल रखे हूँ, इस नाते रखे हूँ, शाल कभी लोग रख देते हैं अपने बैग में, इस नाते रखा हूँ कि ये शाल जो वहाँ एक कम पड़ी थी बहुत पहले, वो यही है। धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, प्रबुद्ध लोगों का ये मंच है और मैं लोकगीतों के लिए जाना जाता हूँ और अपनी आध्यात्मिक कविताओं के लिए जाना जाता हूँ। मैं 2-4 मुक्तक आपको सुनाता हूँ, एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ। आशीर्वाद। स्वागत। स्वागत। 4 पंक्तियां आपको मैं वृंदावन ले चल रहा हूँ। ये युगल मूर्ति हर पल निहारा करूं, यह युगल मूर्ति हर पल निहारा करूं, और इनके चरणों में जीवन में वारा करूं।
जब तलक सांस मेरी चले है प्रभु, जब तलक सांस मेरी चले है प्रभु, बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कन्हैया कन्हैया पुकारा करो, हमारे यहाँ एक जैसे गोपी और राधा को लेकर के ऐसे उल्टे सीधे गीत लोग गा देते हैं कि मन खराब हो जाता है, जबकि राधा का और गोपियों का जो प्रेम था भगवान के प्रति, उसका भाव मैं दे रहा हूँ 4 पंक्ति में, आप देखिए। वो निवेदन करते थे कि भगवान मैं दिन भर आपका दर्शन करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि रात में भी मैं आपका दर्शन करूँ, लेकिन रात में दर्शन का स्वरूप क्या हो वही कि शाम सपनों में तुम रोज आया करो, और भोग माखन का नित नित लगाया करो, और जब मैं पूजा करूं पद युगल की तेरे, जब मैं पूजा करूं पद युगल की तेरे, बैठ कर बांसुरी तुम बजाया करो, बैठ कर बांसुरी तुम बजाया करो। उस स्वरूप को चाहती थी। और बांसुरी की बात आती तो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं कि बांसुरी आनंद के लिए मानी जाती है। कहते हैं क्या हाथ चाहते हैं, चैन की बांसुरी बज रही है। बांसुरी अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ी है। गोपियां बहुत परेशान है भगवान से। बांसुरी जब तब बज जाती थी तो देखिए उनके मन में जो भाव आया कि बांसुरी अगर न बजे तो ज्यादा ठीक है, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। जब चाहते हैं बजा देते हैं, हमको दौड़ना पड़ता है। अगर आपको लगे भाव अच्छा है तो आपका आशीर्वाद चलना कि तेरी मुरली कहीं और कर आऊं मैं, क्योंकि तेरी मुरली बजे कैसे घर जाऊं मैं, और तेरी मुरली ने जीना है दू भर किया, तेरी मुरली ने जीना है दू भर किया, तेरी मुरली बजे ना तो मर जाऊं मैं, तेरी मुरली बजे ना तो मर जाऊं मैं। अगर शाम की बांसुरी न बजे तो ये जीवन चलना बहुत मुश्किल है। भक्ति के 2 स्वरूप दे रहा हूं, एक विदुर के माध्यम से, मीरा के माध्यम से। कि काली कमली में ओल कुटी में मिले, अब वृंदावन की मधुर झुरमुटी में मिले, अभोग 56 अहंकार का त्याग कर, भोग 56 अहंकार का त्याग कर, मेरे माधव विदुर की कुटी में मिले, मेरे माधव विदुर की कुटी में मिले। जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं होते हैं। और भक्ति का जो दूसरा स्वरूप है, प्रेम का जो एक अलौकिक और अद्भुत स्वरूप है, आप तक पहुंचा रहा हूं कि कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई, कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई, और मन से मोहन के संग भावरी हो गई। तो रंग दूजा चढ़ा फिर न मीरा के तन, रंग दूजा चढ़ा फिर न मीरा के तन, तो श्याम के रंग में सारी हो गई, श्याम के रंग में सारी हो गई। बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन समय को देखते हुए 4 पंक्ति में अयोध्या ले चल रहा हूं कि पूरी रामायण बहुत मोटी रामायण होती है, हम उसको पढ़ें, उसमें से क्या क्या हमको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। 4 पंक्ति में पूरे रामायण आपको दिखे तो समझो कि एक कविता सार्थक। आदरणीय द्विवेदी जी को सादर समर्पित करता हूं।
कि मंथरामती से होगी भलाई नहीं। पूरे रामायण में यही चार पंक्ति, इतनी चार पंक्तियों से पूरे रामायण। मंथरामती से होगी भलाई नहीं, और कौशिला जैसी है कोई माई नहीं, और राम जैसा न सुत विश्व भर में हुआ, राम जैसा न सुत विश्व भर में हुआ, इस जगत में भरत जैसा भाई नहीं, इस जगत में भरत जैसा भाई नहीं। इतना ही हम प्राप्त कर ले तो समझो पूरा राम राज्य हो गया, पूरी रामायण हमको मिल गई। चलिए एक मुक्तक और आपको सुनाते हैं थोड़ा सा। कि जो न फल दे सके ऐसे बागों का क्या, और जोड़ पाए न जो ऐसे धागों का क्या, और जिंदगी सब अंधेरे में ही कट गई, जिंदगी सब अंधेरे में ही कट गई, जलते बुझते रहे इन चिरागों का क्या। और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, चार पंक्तियां लिए जो हमारे नए रंगरूट आए हैं, नए साथी आए हैं, अभी चर्चा हो रही थी, जरूर इसको समझेंगे। कि जो समझ ना सके उन इशारों का क्या। अब इशारा दे रहे हैं, नहीं जान पा रहे तो हमारे तो। जो समझ ना सके उन इशारों का क्या, अब टिक सके ना जहां उन किनारों का क्या, योजना हम बनाते रहे उम्र भर, योजना हम बनाते रहे उम्र भर, रूप ना दे सके तो विचारों का क्या, रूप ना दे सके तो विचारों का क्या। और अभी दंपत की बात हो रही थी, तो चाहे दंपत की बात हो और चाहे कार्यालय की बात हो, चार पंक्तियां दे रहा हूं कि समझौता जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। समझौता जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि खत्म अब हो रही है सभी अटकलें, और उनसे कह दो कि अब ना स्वयं को छले, मौन तोड़ो निकट है मिलन की घड़ी, मौन तोड़ो निकट है मिलन की घड़ी, थोड़ा तुम भी चलो, क्या बात, थोड़ा हम भी चलो, थोड़ा तुम भी चलो, थोड़ा हम भी चले। आज बहुत जल्दी में है, लेकिन मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, अब ताली बजा दीजिए तो सुना दूंगा। मैं गीत सुनाने के लिए आया था, लेकिन 2-4 मुक्तक ज्यादा हो गए, और ज्यादा हो गए इस नाते क्योंकि कि मन मयूरों को घन बन मिले ना मिले, और सच बता दे वो दर्पण मिले ना मिले, अब आओ आनंद झूले में हम झूल ले, आओ आनंद झूले में हम झूल ले, क्या पता कि ये सावन। तो गीत का हमारे भाव इतना सा है, हम लोग बचपन से सुनते आए कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो ये हुआ कि दाल रोटी क्यों खाओ, तो प्रभु के गुण गाओ। दाल में ऐसी क्या चीज है, अब है तो जरूर कुछ ना कुछ चीज। अभी देखिए बीमार हो जाए, डॉक्टर कहते हैं थोड़ा थोड़ा दाल का जूस दीजिए, किस वजह क्या हाल है, भैया दाल रोटी चल रही है। कोई बात होती कहते हैं भैया तुम्हारी दाल नहीं गिरेगी, दाल गिर गई सूखा अच्छा लगता है, दाल में काला है, दाल में काला। तो पूछा गया भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज आप बताओ कि दाल इतनी जो है चर्चित क्यों है। तो भगवान कृष्ण ने दोनों हाथ उठा दिए, कहा कि दुनिया के सब चीज के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं दाल के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खाने पीने वाले घर का हूँ।
लेकिन मैंने पूरे जीवन में नहीं खाई तो दाल नहीं खाई। पूरे जीवन में अगर कोई चीज नहीं खाई तो दाल नहीं खाई। उन्होंने प्रमाण दिया कि क्यों नहीं खाई, कैसे नहीं खाई। आप तो पूछा कि दूध दही माखन मिश्री की, दूध दही माखन मिश्री की रही बहुत अधिकाई, बिरज में दाल मिली ना भाई। पहला कारण कि चना मटर अरहर मसूर और उड़द जो होता भाई, चना मटर अरहर मसूर और उड़द जो होता भाई, कि माखन रोटी नहीं खिलाती, माखन रोटी नहीं खिलाती, रोज यशोदा माई, बिरज में दाल मिली का रोज वही माखन रोटी पूरा फिर सागर उठा के देता। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो घर से निकला कि मेरे गांव मिल जा शायद। वृंदावन की गली गली में हमने धूम मचाई, वृंदावन की गली गली में हमने धूम मचाई, कि छीके छीके दूध दही पर, छीके छीके दूध दही पर दाल नजर न आई, बिरज में दाल मिली ना भाई। पंक्ति आप दे रहा हूं, हमारे दुबे जी बैठे हैं, शुक्ला जी बैठे हैं, आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। भगवान कृष्ण की जो व्यग्रता है आप देखें कि दुर्योधन ने कहा कि मेवा खाओ कृष्ण कन्हाई, खाया नहीं था, त्यागा था। दुर्योधन घर में त्यागो। दुर्योधन ने कहा कि मेवा खाओ कृष्ण कन्हाई, कि विदुर के घर भी दाल मिली ना, विदुर के घर भी दाल मिली ना, तो साग से भूख मिटाई, बिरज में दाल मिली ना भाई। बहुत करीब पहुंच गए और कहे कि जब मैं द्वारकाधीश हो गया तब भी ये समस्या हल नहीं हुई। अगर अच्छा लगे तो आप बताइए चलिए कि पूरी द्वारिका में बचपन के मित्र ने की पहुनाई, पूरी द्वारिका में बचपन के मित्र ने की पहुनाई, कि चावल ही ले गए सुदामा। अब ताली आ जाए तो आगे बढ़ाओ। पूरे विश्व में एक ही मिसाल है, दूसरी नहीं, कि चावल ही ले गए सुदामा, दाल की सुधि न आई, दाल और अंतिम बंद भगवान की ओर से आप सबको शुभकामना। कहाँ विकल हुए श्याम शुक्ल जी आवे हमें रोआई, कहाँ विकल हुए श्याम शुक्ल जी आवे हमें रोआई, कि उस जुग से यह जुग अच्छा है, उस जुग से यह जुग अच्छा है, मिलती दाल फ्राई। अब इतने लोगों को सुना है तो एक मेरी भी सुन लीजिए। बस
दो मिनट लेंगे सब बस। कभी त्याग करे कुछ। मैं त्याग ही कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में सुनाना चाहता हूँ। हम नाश्ता छोड़ सकते हैं, कविता नहीं छोड़ सकते। जीवन दर्शन पर बहुत सरल लाइनों में कुछ कहने की कोशिश की है। जिंदगी सांस का खजाना है, जिंदगी सांस का खजाना है। सब हवा है, हवा हो जाना है। जिंदगी सांस का खजाना है। बहुत अच्छा। प्रेम का रंग अजीब होता है, प्रेम का रंग अजीब होता है। प्रेम का रंग अजीब होता है। जो रंगा है बड़ा सयाना है। सब हवा है, हवा हो जाना है। जिंदगी सांस का खजाना है। एक और शेर में पढ़ूंगा, इसका बहुत लंबी गजल है कि लोग अपनों से स्वांग करते हैं, लोग अपनों से स्वांग करते हैं। लोग अपनों से स्वांग करते हैं। अपने ही है तो ये जमाना है, अपने ही है तो ये जमाना है। और जिसने आंसू दिए आँखों में, जिसने आंसू दिए आँखों में, उनका आंगन में आना जाना है। तिवारी जी बस आप भी वक्त के शिकार हैं। बस मैं इसी का एक आखिरी शेर सुना करके कि मेरा महबूब इसी में खुश है, मेरा महबूब इसी में खुश है कि उसका धोखा शातिराना है, उसका धोखा शातिराना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपने धैर्य से सुने। और अब हम हिंदी पखवाड़े की उस कड़ी की ओर बढ़ते हैं जहां पर जो हमारी प्रतियोगिताएं हुई हैं, हमारे जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है, उनको अब सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र और पुरस्कार का वितरण होगा। मैं आदरणीय प्रिंसिपल एडीजी सर से और एडिशनल कमिश्नर श्री गुरुशेखर द्विवेदी सर से निवेदन करता हूं कि कृपया डायस पर आएं और हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने हमारी 3 प्रतियोगिताएं हमने इस पखवाड़े के दौरान की हैं, जिसमें हिंदी निबंध लेखन था और हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता थी और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की प्रतियोगिता थी। और साल भर जिन लोगों ने काम किया है वो टिप्पण और आलेखन का था। 82, 90, 70 तो 17 आप स्वागत करें। और द्वितीय पुरस्कार जाता है अमन कुमार, हमारे
हवलदार नासिर, जोनल कैंपस लखनऊ, अमन कुमार को ये हिंदी निबंध प्रतियोगिता का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ये फिक्स तो नहीं था। ये सर क्या कहते हैं, निर्णायक मंडल द्वारा लिया गया निर्णय है। और हिंदी निबंध प्रतियोगिता का तृतीय पुरस्कार जाता है प्रणव त्रिपाठी जी को। प्रणव त्रिपाठी। हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता की गई, जो 5 मिनट बोलना था और कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो पर्ची बना के रखे गए थे, अपने आप उसमें से उठाना था। रैंडम जो पर्ची आती थी उसमें जो विषय लिखा होता था उस पर एक्स्ट्रापोर। हाँ, मैं राजीव पांडे सर से और चाहूंगा कि वो आ जाए। तो आशु भाषण प्रतियोगिता में 7 लोगों ने भाग लिया। राहुल सरोज, हर्षित गुप्ता, कुलदीप सिंह, साक्षी पटसारिया, मंजीत कुमार, प्रणव त्रिपाठी और सचिन कुमार। और इसका प्रथम पुरस्कार जाता है श्री सचिन कुमार को। सचिन कुमार हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता श्री सचिन कुमार। सचिन कुमार जी पुरस्कार प्राप्त करते हुए ये प्रशिक्षु निरीक्षक हैं सर। और हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार पुनः मैं श्री प्रणव त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं द्वितीय पुरस्कार के लिए। आपके जोन से है कि यूपी जोन से? ये बोलते राजनीति। ये तो यूपी से, लखनऊ जोन। निर्णायक मंडल के द्वारा तृतीय पुरस्कार के लिए जिसको चयनित किया गया है उनका नाम है श्री मंजीत कुमार। श्री मंजीत कुमार। निर्णायक मंडल ने कहा कि ये आत्मविश्वास में 20 नंबर तीनों निर्णायक मंडल के सदस्यों ने दिया। बॉम्बे जोन है या यूपी जोन? बॉम्बे जोन नहीं सर, मेरठ। अब कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता के लिए मैं सर आप भी आ जाए। और मैं चाह रहा हूं सर सुनील शर्मा साहब से कि आप भी सर आ जाएं पुरस्कार वितरण के लिए। और हमारे शुक्ला जी प्लीज आ जाइए आज मंच पे आ जाइए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता में 10 लोगों ने भाग लिया था। 10 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें राहुल सिंह, रत्नेश पंडागरे, प्रणव त्रिपाठी, हर्षित गुप्ता, नमिता सेठी मैम, जयंत जोशी, सागर गर्ग, आकाश गुप्ता, पायल शुक्ल और साक्षी पटसारिया। और एक बार जोरदार करकल ध्वनि से कौन हो सकता है? नहीं, इसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में फिर से एक बार बाजी मारी है सुश्री साक्षी पटसारिया ने। प्रथम स्थान अर्जित किया है। और मातृशक्ति इस पूरे प्रतियोगिता में छाई रही, बलवती रही। द्वितीय पुरस्कार सुश्री पायल शुक्ल। आज सभागार में शुक्ला छाए हुए हैं। द्वितीय पुरस्कार सुश्री पायल शुक्ला जी को। और तीसरे पुरस्कार को प्राप्त किया है श्री आकाश गुप्ता जी ने। धन्यवाद सर।
एक बार सर फिर जो पूरे साल सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए जिन लोगों को टिप्पण और आलेखन में प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार दिए गए हैं, अब उनकी बारी है और इसमें 10 पुरस्कार होते हैं। आइए और प्रथम पुरस्कार जाता है टिप्पण और आलेखन में मुझे प्रदीप तिवारी को। टिप्पण और आलेखन में द्वितीय पुरस्कार के लिए मैं श्री विकल्प पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। श्री विकल्प पांडे जी टिप्पण और आलेखन में 2 पुरस्कार प्रथम है, 3 पुरस्कार द्वितीय है और 5 पुरस्कार तृतीय है। ये प्रोत्साहन योजना है। और अब द्वितीय पुरस्कार के लिए मैं श्री आशुजीत भट्टाचार्य जी को मैं आमंत्रित करता हूं, ठीक है, वो मंच पर आए। टिप्पण और आलेखन में श्री आशुजीत भट्टाचार्य जी और एक बार पुनः सुश्री पायल शुक्ला जी को द्वितीय पुरस्कार के लिए। अपर सहायक निर्देशक सुश्री नमिता सेठी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना टिप्पणी और आलेखन प्रोत्साहन पुरस्कार में उनको तृतीय स्थान मिला है। अगले पुरस्कार विजेता है श्री वीरेंद्र कुमार। और मैं सुश्री नीलम सिन्हा मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इस कड़ी में श्री महेश कुमार जी को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो मंच पर आए। श्री महेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आदरणीय श्री सुशील श्रीवास्तव जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहता हूं। और जो जलपान की व्यवस्था देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो पीछे से जलपान की व्यवस्था शुरू करें। आदरणीय श्री सुशील श्रीवास्तव जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सभी को इस कार्यक्रम में सभी ने बहुत जोश से भागीदारी की, इसके लिए सभी को धन्यवाद मैं प्रस्तुत करता हूँ। और सर गुलसेन द्विवेदी सर, एडिशनल कमिश्नर सर आए यहाँ पर, उनके रहने से हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और उत्साहवर्धन हुआ। उसके अलावा मैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं शिव पूजन शुक्ला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जो कविताएं थी जिसमें भक्ति रस पूर्ण रूप से भरा हुआ था, उससे हम लोग उत्प्रोत हुए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुनील शर्मा जी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो यहाँ पे थे। उन्होंने अपनी गज़लों से हम लोगों को आनंदित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विष्णुकांत मिश्रा सर थे जिन्होंने कविता हम लोगों को सुनाई और एकदम सीतापुर डिवीजन के कॉलोनी और ऑफिस का पूरा चित्रण प्रस्तुत कर दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी प्रशिक्षु निरीक्षकों का,
मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में बड़े जोश और खरोश से भाग लिया और अपने नासन करेगा। थैंक यू।